सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है फंडामेंटल राइट्स का। तो किसी लेक्चर को ना स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले उसके जो बेसिक्स हैं उनको समझना चाहिए। यानी अगर कोई चीज हमारे सामने है तो ये एक दिन में तो ऐसा है नहीं कि एक दिन में इसका पूरा डेवलपमेंट हो गया होगा, है ना। तो सारी चीजें डेवलपमेंट होने में ना बहुत टाइम लगता है। तो आखिर इस टाइम पीरियड में जब इसका डेवलपमेंट हुआ तो कैसे हुआ, सबसे पहले इसके बारे में हमें समझना चाहिए। आइए तो हम फंडामेंटल राइट्स का जो इसका हिस्ट्री रहा है अभी तक, पहले हम इसको समझते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की जो सबसे पहली मांग उठती है हिस्ट्री में, तो अगर इसके बारे में देखें ना तो जो रोलेक्ट एक्ट था 1919 का, आप जब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो 1919 में एक रोलेक्ट एक्ट पढ़ेंगे। अब ये एक्ट था क्या, ना दलील ना वकील ऐसे करके इसको कहते हैं कि इसके संबंध में ना कोई वकील ना कोई दलील, यानी जो उस समय शासन प्रशासन था अंग्रेज, यानी अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे। और दोस्तों, हमने जो है अंग्रेजों को पूरी निष्ठा के साथ जो है हमने गुलामी की है, एक कसर हमने नहीं छोड़ी। ये बात हमें मानना चाहिए। और हमारे पूर्वजों ने भरपूर सेवा दी है अंग्रेजों को, है ना। तो 1919 का एक रोलेक्ट एक्ट आया। तो 1919 के रोलेक्ट एक्ट में हुआ क्या, तो सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, स्वतंत्रता पर, समानता पर, है ना। किसी भी प्रकार का कोई आजादी नहीं था लोगों को। किसी को भी पकड़कर कहीं पर भी अरेस्ट कर लेते थे। अब अरेस्ट कर लेते थे तो लगभग बहुत लोग अंदर चले गए। अब उनके अंदर जाने पर उनके परिवार के जो सदस्य होते थे सब हैरान परेशान। तो अब जब देश आजादी के क्रम में बढ़ा तो हुआ क्या, सबसे पहले जो मांग उठी वो थी कि हमें हमारे लोगों को कुछ अधिकार देने हैं। लोगों ने मांगे कि हमें अधिकार चाहिए। तो अब लोगों ने जो अधिकार मांगे, तो इसकी शुरुआत जो है 1931 के कराची अधिवेशन में प्रत्यक्ष रूप से अधिकारों की बात कही गई, है ना। कराची का अधिवेशन था और उसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से अधिकारों की बात कही गई। इससे पहले 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट थी। नेहरू रिपोर्ट, जो नेहरू जी के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी। और ये भारतीयों के लिए एक चैलेंज था। भारतीयों के लिए चैलेंज था कि आप एक रिपोर्ट बनाइए, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मोतीलाल नेहरू जी ने बना दिया। भारतीयों में स्टूडेंट्स है कि आप हिम्मत की बात कीजिए, कुछ भी हो जाता है। तो उन्होंने भी वो हिम्मत दिखाई और एक रिपोर्ट बनाई 1928 में, नेहरू रिपोर्ट। तो यहां से जो अधिकारों का क्रम है वो शुरू हो जाता है ना। अब अगली बात, जब भारत आजाद हो गया तो भारत की आजादी के समय ना बहुत सारी समस्याएं थी। समस्याएं क्या थी, एक तो हमें गरीब देश मिला था। सबसे पहले व्यवस्था किस चीज की करनी थी, व्यवस्था जो हमें करनी थी स्टूडेंट्स, पहले तो हमें गरीबी से लड़ना था। अधिकार तो हम अपने लोगों को तब देंगे जब हमारे यहाँ गरीबी एकदम खत्म होगी। यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं और आप अधिकार की बात करो, चलो स्वतंत्रता दे दो, समानता दे दो, निजता दे दो। तो ऐसा देने से नहीं होता। तो सबसे पहले हमारे सामने जो हर्डल्स थे वो क्या थे, वो यही थे कि आजादी के बाद कैसे गरीबी दूर की जाए, कैसे अपने लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको अच्छा किया जाए। तो इसी क्रम में ये सारी चीजें क्रम से बढ़ती रही और उसी में मौलिक अधिकार भी एक प्रमुख रूप से सामने हमारे नजर आता है। तो इस संदर्भ में सरदार पटेल जो कि फंडामेंटल मौलिक अधिकारों की जो कमेटी थी उसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमारा चैप्टर होगा इसमें हम इन सब चीजों को ना विस्तार से पढ़ेंगे। तो इन सब चीजों को भी इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर रहा हूं, एक सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि आखिर हुआ क्या था, है ना। उसके बाद हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब जो अगली बात है स्टूडेंट्स, अगर हम उस पर देखें, देखिए फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान के अनुसार भी देखें तो भाग 3 में रखा गया। सबसे पहले जो रखा गया वो भाग 1 में रखा गया कि हमारे राज्य कहाँ होंगे, कैसे होंगे। अगर कल को भारत किसी राज्य को प्राप्त कर जाता है, किसी को हरा देता है, तो वो राज्य कहाँ रखे जाएंगे। दूसरे में रखा गया कि नागरिकता दे देंगे हम अपने लोगों को, हमारे लोग हमारे ही नागरिक हैं। और उस नागरिकता के लिए है क्या, कुछ विशेष प्रमाण दिए गए, उसके लिए बहुत सारे अधिनियम बने। अभी आपने एनआरसी सुना होगा, सीएए सुना होगा, ये सारे नागरिकता से संबंधित ही एक विवाद रहे हैं। तो इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है फंडामेंटल राइट्स, यानी लोगों को अधिकार देना। बहुत बड़ा चैलेंज भी था कि लोगों को आखिर क्या क्या अधिकार दें। तो इसके लिए जो है हमने अमेरिका के संविधान का सहारा लिया, है ना। तो हमने जो फंडामेंटल राइट लिया वो कहां से लिया, अमेरिका के संविधान से लिया, ठीक है। इस बात को हम याद रखेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। भाग 3 में है फंडामेंटल राइट और लिया कहां हमने, अमेरिका से लिया, ठीक है। ये दो बातें आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे और एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात स्टूडेंट्स, फंडामेंटल राइट जब हमारे सामने है तो इसमें 3-4 बातें बहुत प्रमुख रूप से सामने है हमारे। एक कि आखिर अधिकार क्या होते हैं, तो अधिकार है क्या। देखिए आज
अधिकारों के बारे में समझें तो सबसे पहला, आज अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल अपने लाइफ से लीजिए, कोई भी अगर दो कपल है यानी प्यार करने वाले लोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो जद्दोजहद है ना, तो वो है अधिकार को लेके। और यही अधिकार जब देश के रूप में देना था लोगों को, आज एक कपल के बीच में सबसे ज्यादा जो लड़ाई होती है वो अधिकार को लेके ही होती है कि तुम्हारा मेरे पे अधिकार है या नहीं है, मेरा तुम्हारे पे अधिकार है या नहीं है ना। तो ये जो अधिकारों की लड़ाई है ये देश के कंटेक्स्ट में भी है। तो इस वजह से हमारे संविधान निर्माताओं ने इस लड़ाई को समझा और हमारे लोगों को ये सारे अधिकार दिए और भाग 3 में इसको रखा। अब देखो स्टूडेंट्स, 3 बातें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, राइट्स मतलब 3 प्रकार के हमेशा चर्चे में रहते हैं। एक जो पहला राइट है उसको कहते हैं जन्मजात राइट, यानी हम जब पैदा होते हैं, नेचुरल राइट उसको कहते हैं। तो जब हम पैदा हुए तो पैदा होने के साथ ही हमें कुछ अधिकार मिल गए, यानी हम स्वतंत्र पैदा हुए थे, किसी ने हमें बांध बांध के पैदा किया था, है स्टूडेंट्स। तो हम स्वतंत्र पैदा हुए थे, स्वतंत्रता हमारा जो है ना ये नेचुरल राइट है। अब आप सुनते होंगे दिल कि सब कहते हैं दिल हमने जो है ना किसी को दे दिया। अब दोस्तों, दिल कोई किसी को कैसे दे सकता है? दे सकता है क्या? दिल दे देगा तो ब्लड कैसे जाएगा, क्या पंप होगा, है सारा सिस्टम नहीं खराब हो जाएगा? तो कोई किसी को कोई दिल विल नहीं दे सकता। दोस्तों, आप मान लीजिए मोबाइल से बात कर रहे हैं, अब कोई आए और सड़क पर आपका मोबाइल छीन ले, तो मोबाइल छीन ले ये बड़ी बात नहीं है। उसने अगर मान लीजिए उसके साथ आपका कान भी काट लिया तो ये बड़ी बात होगी, उसने आपके जीवन पर हमला कर दिया। तो ऐसे अधिकार ना जिनसे आपका जीवन जुड़ा हुआ है ना, वो सारे अधिकार जो नेचर ने हमें दिए हैं, तो वो अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, नेचुरल राइट है ना। अब दूसरी बात है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो हमें हमारे संविधान के द्वारा प्राप्त होते हैं, यानी और किसके विरुद्ध प्राप्त नहीं, हमारे राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो अभी मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। एक अन्य अधिकार है जिसको कहते हैं मानव अधिकार। मानव अधिकार वे अधिकार हैं स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए चाहे वो विदेशी हो, अब चाहे वो यहां हमारे देश का ही कोई व्यक्ति हो, तो इन दोनों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं ना, इनको कहते हैं मानव अधिकार। यानी एक मानव होने के नाते किसी व्यक्ति को क्या क्या अधिकार हैं, उन्हीं को संकलित किया जाता है मानव अधिकार में। अब मानव अधिकार और मूल अधिकारों में एक छोटा सा अंतर होता है, इसको हम समझ लें। थोड़ा सा ही पॉइंट है इसमें कि जो मानव अधिकार है वो सभी मानव को प्राप्त होता है, वो लिखित नहीं होता, यानी नैतिक होता है। अगर आप किसी देश के बारे में बात करेंगे, अगर किसी देश में आज सऊदी अरबिया है ना, और चाइना है, तो इनके ऊपर ये आरोप लगते रहते हैं कि ये मानव अधिकारों का हनन करते हैं, मानव अधिकारों का हनन करते हैं। आखिर जब ये मानव अधिकारों का हनन करते हैं तो आखिर मानव अधिकारों में करते क्या है? तो जो मानव को जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं चाहिए, तो उनकी पूर्ति नहीं करते हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग की जो रहने की जो कंडीशंस है ना, वो अच्छी नहीं होती, तो इसको उसको कहते हैं कि मानव अधिकारों का हनन है। तो और मूल अधिकारों से अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं ना, तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है वो यही है कि मूल अधिकार संविधान द्वारा दिया गया और राज्य के विरुद्ध दिया गया। राज्य के विरुद्ध आखिर क्यों दे दिया, इसके बारे में भी हम समझेंगे कि राज्य आखिर आया कहां से, राज्य शब्द आया कहां से, इन सबको हम बहुत अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें ये तीनों बातें लिखी गई हैं जिनको हमने आपसे चर्चा की। एक कि इस फंडामेंटल राइट को किस भाग में रखा गया, तो पार्ट 3 में रखा गया, 12 से 35 तक के अनुच्छेदों में इसको विस्तार से बताया गया है। अब स्टूडेंट्स, जो ये 12 से 35 तक के अनुच्छेद है ना, इनको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमारी वीडियो जब आप एक बार देख लेंगे, उसके बाद आपको कभी भी किसी के वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। चाहे आप यूपीपीसीएस का मेंस दें, चाहे यूपीएससी का मेंस दें, आपको किसी के वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। चाहे इसमें जो मेंस के टॉपिक है ना, जैसे स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और उसके साथ मानहानि का मुकदमा भी है, तो इन दोनों को ना हम आराम से बहुत विस्तार से समझेंगे, ताकि आप मेंस के आंसर राइटिंग में भी इसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाओ, ठीक है। अब जो इसमें एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमने आपको बता दिया कि हमने ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और एक तीसरी बात है, इसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा मतलब ये अधिकार पत्र होता है। तो अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में भी मिला, तो इस वजह से इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये 3 विशेषताएं यहां प्रमुख रूप से नजर आती हैं, ठीक है। अब आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये सही बातें समझ में आ रही होंगी। अब एक अन्य महत्वपूर्ण बात स्टूडेंट्स, देखिए क्या होता है ना कि अगर हम इसके अपना जो हमारे जो संविधान का ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में अगर हम बात आपको समझा दें, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या कि इसको ना स्टेट के विरुद्ध दिया गया। यानी अगर हम स्टेट को भी समझेंगे, स्टेट के विरुद्ध देने का मतलब जो हमारे लिए कानून बना रहा है ना, कि आपको कैसे किस कानून के तहत आपको कहीं आने जाने से रोका जा सकता है, किस कानून को बना के जो है आपके कुछ भी प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं, उनके विरुद्ध देता है। राज्य ना एक अमूर्त शक्ति होती है स्टूडेंट्स। आपको विकास कांड याद होगा, अगर लखनऊ का एक कांड था, उसमें पुलिस वालों ने गोली मार दी एक
सीईओ थे या समथिंग, कोई मैनेजर थे, एप्पल कंपनी के थे आई थिंक, तो उनको गोली मार दी। अब स्टूडेंट्स, एक पुलिस वाला किसी व्यक्ति को गोली मार दे, ये अधिकार कहां से मिलते हैं? तो ये समझने वाली बात है। तो पुलिस जो है ना, वो राज्य का हिस्सा है। आगे हम जब राज्य की परिभाषा को आपके साथ डिस्कस करेंगे ना, उसमें हम आपको बहुत आराम से समझाएंगे कि आखिर राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं हैं। उसमें पुलिस भी है, ग्राम पंचायत भी है। ग्राम पंचायतों को लेके स्टूडेंट्स, युवाओं में, अभी तो यूपी में चुनाव होने वाला है ग्राम पंचायतों का, तो युवा में एक ना अलग सा जोश है इसके प्रति। और हमारे यहाँ वोट आपको पता है, 500 रुपए एक पौवा में वोट आराम से बिकता है, और प्रधानी के वोट में ये आमतौर पर नजर आता है। ठीक है, तो जब ये चीज प्रधानी के चुनाव में, और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं अपने गांव में सुनता हूं, सब यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव जो है जीतना आसान है, प्रधानी का नहीं। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे कारण हैं। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है ना, इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना है ना, या जैसे तानाशाही गवर्नमेंट को नहीं स्टैब्लिश करना है। अब आप सोचिए, आप अगर आज हमारे यहाँ कितने लोग हैं, आप अभी टूल किट का मामला सुना होगा, टूल किट को लेके कि भारत में ये जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट थे, इनको लेके बहुत सारे षड्यंत्र विदेशों से भी रचे जा रहे थे, कहीं से सब आपसी बातचीत थी उनकी। तो अब ऐसा भारत में तो पॉसिबल है कि सोशल साइट का यूज करके आप कुछ भी कह दो, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टूडेंट्स, जहां पर तानाशाही सरकार है ना, वहां पे ऐसा करने पर बोरे में भर के फेंक दिए जाते हैं, चाहे चाइना हो, नॉर्थ कोरिया हो। आप देखिए, ऐसे अधिकार ना सिर्फ एक हमारे ही देश में मिला है। व्हाट अ ब्यूटीफुल कंट्री इज इंडिया, है ना। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। और लोग यहाँ पर फेसबुक पे गाली देते हैं कि हम कहां पैदा हो गए, न जाने कहां पैदा हो जाते हैं। कोई दोस्तों अफगानिस्तान में छोड़ देता, पता नहीं कैसे जीवन जीते। लेकिन वही हाल है कि जहां पर जीवन, वहीं पर जो है स्वतंत्रता, वहीं पर लोगों को ऐसी ऐसी बातें आती हैं। तो हमारे जो फंडामेंटल का ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऑब्जेक्टिव ये यही है कि एक पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है ना, उसको स्टैब्लिश करना है ना। मतलब किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं होगा, लोगों के अधिकार होंगे, है ना, तो स्टेट के विरुद्ध होंगे। यही इतनी सी बात इसमें, इसके ऑब्जेक्टिव में कहा गया कि स्टेट जो है ना, किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं करेगा। अगर हनन करता भी है तो कुछ विशेष परिस्थितियां होंगी। मान लीजिए अब कहीं पर नेशनल इमरजेंसी लगी है और आप कहें कि मुझे ना वहां उसी जगह पे जाना है, तो ऐसे चीजों पे ना प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। अब आप कहो कि मुझे बोलने का मन कर रहा है, अब कहीं पे आपके बोलने से पता चला कि कहीं दंगा भड़क जाए और आप कहें मुझे बोलने का मन कर रहा है, तो ये सारी चीजें ना स्टूडेंट्स, इनको जो है राज्य इन आधारों पर प्रतिबंध आरोपित कर सकते हैं। इसके बारे में हम आर्टिकल 19 में जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब एक जो अन्य महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है हमारे संविधान का, वो है कि कानून का जो विधि का जो शासन है ना, उसको स्थापित करना है, व्यक्ति का शासन नहीं। आज देखिए, आज सत्ता ना भारत में एकदम प्रबल है, तो लोग कहते हैं कि मोदी जो है, मोदी जी क्या बनने वाले हैं, मोदी जी बनने वाले हैं जैसे चाइना के सी जिनपिंग है, वैसे बनने वाले। ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमारा संविधान ही नहीं अलाउ करता है, तो कैसे आखिर मोदी जी बन जाएंगे। तो ऐसी चिंता ना बेवकूफियत की चिंता है। हमारा आज सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, तो आज मोदी जी, कल कोई और होगा, परसों और कोई होगा। तो इस वजह से जो लोग कहते हैं भारत एक हिंदू राष्ट्र होगा, ऐसे लोग ना जो कहते हैं भारत एक हिंदू राष्ट्र होगा, इनको भी आगे अच्छे से बताएंगे कि भारत क्यों कभी हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। इसके बहुत सारे कारण हैं। हमारे जो संविधान निर्माता थे ना स्टूडेंट्स, वो बहुत दूरदर्शी थे, तो उनकी दूरदर्शिता ना हम आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। तो आइए एक और अन्य टॉपिक समझते हैं इसी में। तो ऑब्जेक्टिव के बाद आइए देख लेते हैं ना कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। तो फंडामेंटल राइट्स को ना 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले ना ये 7 पार्ट थे, तो अभी जो है ये मात्र 6 पार्ट है। 6 पार्ट में एक पार्ट जो हटा दिया वो संपत्ति का अधिकार, क्योंकि उसके सामने ना बहुत सारी समस्याएं आएंगी। संपत्ति के अधिकार को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी एक लीगल राइट है और 300A के तहत इसको रख दिया गया है, तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्या है, कैसा क्या मसला हुआ, इन सभी बातों को। ठीक है, तो हमारे संविधान में अभी वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स है। एक है राइट टू इक्वलिटी, मतलब हर व्यक्ति समान होगा। ऐसा नहीं है कि राम कुछ और होगा, श्याम कुछ और होगा, अंबानी कुछ और होगा और ड्राइवर है कोई वो और कुछ होगा। तो इक्वालिटी रखी जाएगी। और इसी राइट टू इक्वालिटी को ना 2 भागों में बांटा गया है कि क्या जो महिला है या जो एक दिव्यांग है और एक जो साधारण पुरुष है, क्या उन दोनों को एक ही गोले से दौड़ा देना वाजिब है क्या। तो इन सब चीजों को ना बहुत बारीकी से हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा, और अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो इनको भी हम बहुत बारीकी से देखेंगे स्टूडेंट्स, है ना।
और एक जो अन्य हमारा चैप्टर है वो है सॉरी अन्य जो हमारा राइट है वो है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। कहीं भी आएंगे, कहीं भी जाएंगे, कहीं भी व्यापार करेंगे। इसको जब हम समझेंगे ना तो ऐसे मैनर में समझेंगे इसको कि एक लड़का और एक लड़की जब मतलब रिलेशनशिप में आते हैं या उससे पहले की जो सारी प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया में हमारा राइट टू फ्रीडम खत्म हो जाएगा। एक लड़का जब किसी लड़की को अप्रोच करता है अपने जीवन में आने के लिए, तो उसी में हम वो अपने सारे फ्रीडम्स का इस्तेमाल कर लेता है। तो इसको हम बहुत ट्रिकी तरीके से समझेंगे और आप एक बार पढ़ लेंगे इसको, आपको कभी जीवन में दोबारा इसको भूल तो आप खुद भी भूल नहीं पाएंगे और चाहेंगे भी तो भी नहीं भूल पाएंगे, है ना। तो ऐसे हम इसको पढ़ेंगे। और जो हमारा अगला चैप्टर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी जब पता है आपको, जब हमारे यहाँ ना अंग्रेजों का शासन था तो मेनली होता क्या था, ये हमारे यहाँ से सारे इनको उठा लिए जाते थे, जो मजदूर वर्ग है इसको उठा लेते थे और इसको उठा के अफ्रीका भेज देते थे, अमेरिका भेज देते थे, जाओ नील की खेती करो। दोस्तों अब में अमेरिका और अफ्रीका कोई जाके नील की खेती करता है क्या? आज तो वहां पे सुंदर सुंदर बीज बने हुए हैं, वहां पर अलग जीवन है, अलग क्वालिटी ऑफ लाइफ है। अगर कभी आपको मौका मिले तो ऐसी जगह पर घूमने घूमने जाइए। और दोस्तों आप अमेरिका यूरोप के लोग हैं, आज हाफ पैंट पहन के भारत में टहलते हैं। हमारे लोग आज भी दोस्तों क्या करते हैं, आज रोजगार ढूंढ रहे हैं। हमारे आपके जैसे युवा जो है किस चीज में व्यस्त है, पढ़ाई में व्यस्त है। और ये टाइम होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने का, कि हमारी लाइफ अच्छी हो, है ना। तो आइए समझते हैं। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे यहाँ ना धर्म एक बहुत बड़ा समस्या रहा है ना। आज अगर कुछ भी आपको करवाना है, आप धार्मिक रूप से देखो कैसे दंगे भड़क जाते हैं, कैसे कुछ होता है। तो ऐसे ही अब बहुत सारे अधिकार हमारे संविधान निर्माताओं ने धार्मिक आधार पर भी दिए कि कोई किसी भी धर्म को मान लो, क्या फर्क पड़ता है ना। आप अपने धर्म को मानो, आप अपने धर्म को मानो। एक बार आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूं तो जो ब्रिटेन के प्रिंस हैं वो इंडिया आए हुए थे। तो उन्होंने इंडिया की जो स्थिति देखी ना, उन्होंने कहा ये बताइए आपके यहाँ कोई सहिष्णुता मंत्रालय है क्या? आपके यहाँ इतने रिलीजन के लोग हैं, कोई लड़ता नहीं, कोई भिड़ता नहीं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ सब ऐसे रह लेते हैं एडजस्ट करके। तो हमारे यहाँ ऐसा है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हर व्यक्ति में प्यार है ना। तो यही इंडिया है स्टूडेंट्स। और अगला जो हमारा राइट है ना वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग, आज आप अल्पसंख्यक की देखिए, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका भी हो, आप वहां ब्लैक व्हाइट का सुनते हैं, है ना। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी कंट्री हो, नॉर्थ कोरिया हो, साउथ कोरिया हो, जहां पर जो माइनॉरिटी होते हैं ना, उनके साथ जो अत्याचार होते हैं वो बहुत खतरनाक प्रकार के होते हैं। तो हमारे संविधान निर्माता इस बात को जानते थे कि आज बहुसंख्यक हमारे यहाँ हिंदू मान लीजिए 70% के आसपास है ना, 70% के आसपास है। और कल को अगर ये जो है हनन करने लगे अल्पसंख्यकों का, तो क्या किया जाएगा? उसके लिए ना उन्होंने कुछ उनके एजुकेशनल राइट, कुछ उनके जो है कल्चरल राइट इनको दिए कि आप जो है अपनी शिक्षा व्यवस्था को ऐसे चला पाओ। आज सब कहते हैं एक काम करना चाहिए, मदरसे को बंद कर देना चाहिए। तो आपको ये बताऊंगा मदरसे को क्यों नहीं बंद किया जा सकता। और कुछ लोग कहते हैं कि मदरसे जो है आतंक का अड्डा बन गए हैं। स्टूडेंट्स अगर आप देखिए, आप पढ़ते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति अगर ऐसी बात बोले तो समझ में आता है, लेकिन आप जैसे अगर पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करेंगे ना तो ये अनुचित है बिल्कुल, है ना। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो मदरसे से पढ़ के आज आईएएस अधिकारी हैं। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों में आके दिल्ली में आके रह के पढ़ाई की और आज वो आईएएस है ना। तो किसी एक धर्म विशेष को जो लोग टारगेट करते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आइए एक जो हमारा अगला राइट है उसको देखें, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले ये संवैधानिक अधिकार था, लेकिन अभी इसको ना संवैधानिक अधिकार से हटा दिया, यानी फंडामेंटल राइट नहीं रहा कि आप अधिकार स्वरूप मांग ले राज्य से, ऐसा नहीं है। अब इसको लीगल राइट में डाल दिया। इसके संबंध में बहुत सारे केस आए, इन सभी को देखेंगे क्या क्या मामला हुआ है ना। फिर एक है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब जब हमारे अधिकारों का हनन होगा तो एक घर में पता है क्या होता है, एक दादा दादी होते हैं जो फैसले करने के लिए होते हैं। तो ऐसे दादा दादी के ही रोल में हमारे पास उच्चतम न्यायालय है जो फैसले करता है कि नहीं ये गलत है, ये सही है, राज्य ने ये गलत किया है या व्यक्ति की कोई गलती है। इस प्रकार से ना ये कार्य हमारे यहाँ चलता है। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात है, इसको 44वें संविधान संशोधन के जरिए क्या कर दिया गया, इसको ये बात आप याद रखिएगा ना, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1978 का, है ना, ये इसने हमारे फंडामेंटल राइट को चेंज कर दिया लीगल राइट में, ठीक है। और इसको कहां रख दिया, पार्ट 12 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट सारे लोग ना इस बात को तो याद कर लेते हैं कि 44th अमेंडमेंट था, 1978 का था, लेकिन ये जो पार्ट 12 में है ना, ये थोड़ा सा की पॉइंट है, इसको ना याद रखिएगा, ठीक है। ये अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको टैकल कर सकें तो यही अच्छा होगा, ठीक है। आइए अब एक अन्य इसके बारे में समझते हैं।
फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो अब आइए स्टेट के बारे में समझते हैं। स्टेट क्या होता है ना। देखिए स्टेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, पहले उनके बारे में बात करेंगे, फिर जो नॉर्मल बॉडीज हैं उनको हम आपको एक बारे में बता देंगे, ताकि एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इजिली टैकल कर सको उसको। ठीक है, देखिए पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है ना। अब जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो क्या कर सकती है, लॉ मेकिंग बॉडी है वो ऐसे कानून बना सकती है जो लोगों के उनके अधिकारों से ही वंचित कर दे। अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं ना स्टेट के बारे में। आपको मैं स्टेट की एक बेसिक जानकारी देता हूं। पता है क्या हुआ, जब हम मनुष्य जो है क्या था, आदि मानव था, कपड़े नहीं पहनता था, कपड़े नहीं पहनने से मतलब कुछ और है मेरा, है ना, तो कपड़े नहीं पहनता था, तो हुआ क्या, लोगों ने धीरे धीरे कैटल पालने शुरू कर दिए, है ना। अब कैटल पालने शुरू कर दिए, उसके बाद मसला आगे बढ़ा। कैटल पालने के बाद ना सुरक्षा का अभाव हुआ लोगों में, और उन्होंने अपनी शक्तियां क्या की, शक्तियां एक राजा को दे दी, यानी एक व्यक्ति को दे दी, और वो व्यक्ति बाद में जाके राजा बना। और यही राजा जो बन गया ना, राजा के बाद इसके बेटे बनने लगे, इसके चाचा भतीजे जो सब बनने लगे, सब राजा बनने लगे, सब एक स्टेट का रूप बन गए। लेकिन जब ये अगर हम करंट के पर्सपेक्टिव देखें, मॉडर्न टाइम में देखें ना, तो मॉडर्न टाइम में जब इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूप मिला तो ये एक स्टेट के रूप में आया, और स्टेट में ना बहुत सारी बॉडीज काम करती हैं, यानी ऐसे शक्तियों का ना ट्रांसफर हुआ, यानी जो स्टेट को शक्तियां जाती हैं वो हमसे जाती हैं, है ना। स्टेट हमसे है, हम स्टेट से नहीं है। तो जो शक्तियां मिलेंगी, वो किससे मिलेंगी, स्टेट को हमसे मिली है ना। तो स्टेट को जो शक्तियां हमसे मिली हैं, तो उस पर अधिकार किसका है, हमारे ऊपर अगर अधिकार किसका है, हमारे ऊपर खुद का अधिकार है। स्टेट कौन होता है हमारे ऊपर अधिकार जमाने वाला है, तो इसी प्रकार ना स्टेट को बांट दिया गया, ताकि अब देखिए जब स्टेट हमारे अधिकारों का हनन करेगा तो पता कैसे चलेगा कि स्टेट है कौन। तो इस बात को बताया कहां गया, इस बात को बताया गया आर्टिकल 12 में, हमारे संविधान के आर्टिकल 12 में इस बात को समझाया गया कि आर्टिकल 12 ये बताता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है, यानी हमारी जो संसद है दिल्ली में, ये स्टेट का पार्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट, आप सुनते होंगे अध्यादेश, सुना है आपने अध्यादेश, आगे हम जाके पढ़ेंगे। अध्यादेश, आदेश, है ना, कोई भी नोटिफिकेशन जारी कर देती है, तो ऐसे कोई भी कार्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, या ऐसे कोई भी लॉ जो इनेक्ट करती है पार्लियामेंट, है ना, ये स्टेट के पार्ट है। और वहीं स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, राज्यों की बात करेंगे ना, तो स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट गवर्नमेंट ऐसे काम करते हैं। मान लीजिए कोई राज्य में कोई अध्यादेश आ गया, अब यूपी में आपने मान लीजिए अभी धर्म परिवर्तन कानून के लिए संदर्भ में अध्यादेश आया, और अभी ये लॉ बन गया। अब ये लॉ बन गया, अगर ये लॉ व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है ना, ये चैलेंज भी हुआ सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट जो इसको फैसला करेगा ना, तो इस बात को देखेगा कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स को कम करता है या लोगों को वंचित करता है इससे कि नहीं करता है। इन सभी बातों को ना फंडामेंटल सुप्रीम कोर्ट ध्यान में रखेगा स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट बात है। और एक दूसरी बात, आइए इसमें हम एक बात और समझते हैं कि ऑल लोकल अथॉरिटीज, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, एक बात आप इसमें इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझा दूं, तो इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे, इन शॉर्ट आप एक बात समझिए कि हमारा जो ये वो है स्टेट की परिभाषा है, इसमें वो सभी क्षेत्र आते हैं, मतलब ये सभी अथॉरिटीज आते हैं जो सरकार से पैसा लेती हैं, ठीक है। तो चाहे उसमें एम्स हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, ये सब जो पैसा लेती है ना राज्य से, ये सब राज्य का हिस्सा है। आप एक छोटी छोटी बात समझिए कि जो सरकार से फंडिंग लेगी वो राज्य का हिस्सा है। और यही मामला उच्चतम न्यायालय के सामने एक बार कोर्ट के प्राइवेट बॉडीज के संदर्भ में गया कि क्या प्राइवेट बॉडीज भी स्टेट का पार्ट है। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा हाँ, अगर प्राइवेट बॉडीज जो है वो फंडिंग ले रही है केंद्र सरकार से तो वो उसका पार्ट है ना। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और ऐसे ही बहुत मजेदार तरीके से आपको इंडियन पॉलिटी के वीडियोस मिलते रहेंगे। आप स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी के साथ बने रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।